हम हमारी पार्टी को किसी ने तोड़ने की कोशिश की है, उसका बदला हम लोग इस इलेक्शन में लेंगे। हमारी शरीयत के खिलाफ कोई उंगली उठाएगा, हमको जिंदा रहने की जरूरत ही क्या पड़ेगा जब उसका मुखालफत नहीं कर सके। इमाम यही सिखाती है। आप सिर्फ झंडा दिखाइए, आप सिर्फ बैनर दिखाइए, बस यहीं तक रहे। अरे मोदी जी को बैनर दिखाइए, बीजेपी को बैनर दिखाइए, नीतीश कुमार को। आप तो विपक्षी पर हावी रहते हैं। आप हमारे वोट को जिंदगी भर हमारे वोट को लीजिएगा और हमारी बात नहीं कीजिएगा, सीमांचल की बात नहीं करिएगा। वो चार आदमी कहीं नजर नहीं आएगा किस पार्टी से लड़ रही। हमारा महागठबंधन को झंडा दिखाने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि फासिस्ट ताकत बिहार में नहीं आए, बीजेपी आरएसएस के लोग सरकार में नहीं आए। देख लीजिएगा, एमआईएम के बगैर सरकार नहीं बनेगी। इस जिला में मुझसे ज्यादा मजबूती से इलेक्शन कोई नहीं लड़ेगा। इतना दावा आप लोग करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये कॉन्फिडेंस आप लोगों के पास कहां से आता है। 4 तोड़े हैं 24 लेकर आएंगे। बिल्कुल हम सीमांचल में हैं। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जैफ। वही सीमांचल जो बिहार में पड़ता है, वही सीमांचल जहां से 5 विधायक जीतते हैं तो सीमांचल की जो सियासी गर्मी है वो बढ़ जाती है। वही सीमांचल है जिसके बारे में रिकॉर्ड में ये बताया जाता है कि बिहार में सबसे पिछड़ा एरिया सीमांचल है। हमारे साथ सीमांचल से बात करने के लिए किशनगंज लोकसभा और विधानसभा ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले जो है वो अपना किस्मत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह पर कैंपेनिंग कर रहे थे। अभी मेरी जब बात हुई कि गुलाम हसनैन जी हमें थोड़ा समय दीजिए, तो हसनैन जी ने कहा कि ठीक है, अगर वक्त मिलेगा तो हम ज़रूर आपसे बात करेंगे। और ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो टाइम दिया उस टाइम पर पहुंच गए। गुलाम साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपकी प्रोफाइल देखा, तकरीबन मुझे लगता है कि 7 से 8 घंटा आप जनता के बीच में जा रहे हैं और उनको अपना टाइम दे रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए जैब साहब, मैं आपको, आपके व्यूवर्स को शुक्रिया अदा करूं, मुबारकबाद दूं। आपने वक्त निकाल कर मेरे पास आया। मैं समझता हूं आप विधानसभा के कई क्षेत्रों में जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया है, आपने जानने की कोशिश की है। हम लोग एमआईएम के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत को मजबूत करने के लिए, अख्तरुल इमान साहब के बाजुओं को मजबूत करने के लिए हमने, खासकर मैं, सीमांचल का एक प्रभार दिया गया है मुझे। सीमांचल युवा संगठन प्रभारी हूँ मैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। उसके तहत, उसके बैनर के तहत मैं लगभग 2 साल से काम कर रहा हूँ। जिस दिन से मैं इस पार्टी में जुड़ा हूँ आज तक पर डे मेरा 12 घंटा इस पार्टी के लिए है, और पार्टी की बात लोगों तक पहुँचाने के लिए। और कुछ जो खराबियाँ हमारे पार्टी के साथ कुछ लोग किए, जैसे आपने अभी बोला कि 4 विधायक भाग गए, ये दाग है, ये दाग है जो वो ऐसा दाग है कि जिसे धुला भी नहीं जा सकता है। बहुत बड़ा दाग लग गया है। नहीं, ये दाग नहीं है, ये दाग नहीं है। इंशाअल्लाह अभी आप इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन के दौर में आए हैं, आप काउंटिंग के बाद फिर ज़रूर मेरे पास आइएगा, ये दाग हम धुला देंगे। वो 4 आदमी कहीं नज़र नहीं आएगा। गए हैं महागठबंधन में, किस लिए गए थे उसको अल्लाह जाने। उनको वो अपने आप को बेचे या सरकार में रहकर काम करने के लिए गए, तो उसका फ़ायदा उनको क्या मिलेगा, वो रिजल्ट आपको सामने मिलेगा। वो 4 आदमी कहीं नज़र नहीं आएगा किस पार्टी से लड़ रही। जिन्होंने इतना दावा आप लोग करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये कॉन्फिडेंस आप लोगों के पास कहां से आता है। देखिए, पूरे सीमांचल में जो बयार भरा है अभी एमआईएम का, आपने देखा होगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया होगा। अचानक कहीं भी गए होंगे तो हजारों सैकड़ों की संख्या में लड़के आके इमाम साहब, हमारे बैरिस्टर साहब के दीवाने जो हैं, वो खड़ा होकर आपको बोल रहा होगा कि हम हमारी पार्टी को किसी ने तोड़ने की कोशिश की है, उसका बदला हम लोग इस इलेक्शन में लेंगे। अब की तो हमें लगता है कि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, अख्तरुल ईमान की सीट पर बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। आप, ये गलतफहमियाँ हैं लोगों का। और अख्तरुल ईमान साहब आइकॉन हैं बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का,
और मैं आपको बता दूं कि पिछले दफा से ज़्यादा वोट से जीत के अख्तरुल इमान साहब विधानसभा पहुंचेंगे। और मैं दावा करता हूं, जो उनके सामने महागठबंधन के जो भी होंगे ये प्रत्याशी, वो उनके सामने बात तक नहीं कर सकते हैं। अच्छा, गुलाम हसनैन, आपका मैंने नाम सुना तो मैं बोला यार कौन है जो एमआईएम के बैनर तले तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। तो मैंने सर्च किया तो उसमें एक अलग आपका मुझे नजर आया, गिरिराज सिंह के खिलाफ आप एप्लीकेशन देने पहुंच गए, एफआईआर कराने पहुंच गए। जब भी कोई हमारे शरीयत के खिलाफ, हमारे कौम के डर खिलाफ, नहीं लगा? गुलाम हसनैन एक छोटी सी पार्टी, और वो कहाँ इंटरनेशनल, बताते हैं लोग कि इंटरनेशनल पार्टी है। जी हम शरीयत के खिलाफ हम जिंदा क्यों रहेंगे? जब हमारे शरीयत के खिलाफ कोई उंगली उठाएगा, हमको जिंदा रहने की जरूरत ही क्या पड़ेगा, जब उसका मुखालफत नहीं कर सकें। इमाम यही सिखाती है कि हम अपनी क़यादत शरीयत के खिलाफ जब भी कोई बात आएगी, हम उस समय मौत को गले भी लगा सकते हैं। हम खड़े रहेंगे। जो हमारे शरीयत के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगी, उसके लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और इमाम इसी का नाम है। सुना पुलिस आपको भी बहुत परेशान की? निश्चित रूप से पुलिस हर तरह से बात कर, मतलब आप तो एक तरह देखा जाए तो शरीयत के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ आप गए थे, तो पुलिस आपको क्यों परेशान कर रही थी? देखिए, पुलिस अभी सरकार दिल्ली से यहाँ तक उसकी है। दिल्ली से सरकार क्या क्या हुआ आपके साथ? देखिए, बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म हम लोग पर नहीं कर सकती है पुलिस, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोग का अटेम्प्ट रहता है कि जो बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ जाए, उनको दबाया जाए। लेकिन ये इमाम यही सिखाता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो पैगाम है, जो उनके तले काम कर रहे हैं, उनका एक ही मिशन रहता है, जो हमारी शरीयत के खिलाफ। आप देख रहे होंगे हम एक हैं, पार्लियामेंट में हम एक हैं, लेकिन उस एक आदमी ने जिस तरह से पार्लियामेंट में हमारे शरीयत के खिलाफ, इत्तेफाक की बात है कि एक वहां भी है और एक बिहार में, अकेले ही रह गए आप लोग। अकेले हैं लेकिन सब पर भारी है। पिछले दिनों देखा होगा पार्लियामेंट में कैसे गरजे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अभी एसआईआर के मतलब इसमें सिर्फ एक आदमी हमारा अख्तरुल ईमान था विधानसभा में, और सब पर भारी पड़े। किसी भी महागठबंधन के कोई भी एमएलए के मुंह में आवाज नहीं निकली। क्या आप एसआईआर के इससे, ये तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें तेजस्वी यादव उसी गाड़ी में सवार हो गए, मुकेश सहनी सवार हो गए। आप सिर्फ झंडा दिखाइए, आप सिर्फ बैनर दिखाइए, बस यहीं तक रहे। अरे मोदी जी को बैनर दिखाइए, बीजेपी को बैनर दिखाइए, नीतीश कुमार को। आप तो विपक्षी पर हावी रहते हैं। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि वो हमारे मुखालफत पार्टी है, हम उसका तो मुखालफत करते ही हैं। हमारा महागठबंधन को झंडा दिखाने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि फासिस्ट ताकत बिहार में नहीं आए, बीजेपी आरएसएस के लोग सरकार में नहीं आए, उसको हम हमारा सेकुलर वोट बिखराव नहीं हो, हम उसके लिए हम कहते हैं हमको गठबंधन में ले लो। जबकि वो हमारे इतना उतावले क्यों हैं? जबकि इतना उतावले क्यों हैं? आपको ये बता देते हैं, इसलिए हम ये उतावले हैं कि उसने हमारे सीने में खंजर भोंका है, हमारे 4-4 विधायक को खरीद दिया है। उसके बावजूद भी हमने अपनी बात रखा है कि हमारे वोट के बिखराव से आरएसएस को, फासिस्ट ताकतों को फायदा मिल सकता है। हम कहीं मजबूर नहीं है। मतलब मानते हैं कि आप वोट काटेंगे? ये बात मान रहे हैं? नहीं, हम वोट काटेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। जो मतलब सीमांचल में आप इंडिया गठबंधन का नुकसान करेंगे? नहीं, एकदम नहीं। पिछले बार वो आपका नुकसान नहीं, पिछले हम 5 सीट जीते, हम कहाँ नुकसान किए? हमारी पार्टी आई और देखे होंगे आप, 1-2 सीट लेके इतना, जो आप कहता है अपने आपको मुख्यमंत्री, हम लोग आया और 5 सीट जीता 10 साल में। आप तो मुकेश सहनी चले जाते सीधा। एमआईएम वाले को इस समय मौका मिल गया मुकेश सहनी के पीछे। क्यों नहीं हम बात करें? आप 2% के लोगों को मुख्यमंत्री बनाते हैं, 18% के लोगों को हक नहीं देना चाहते हैं, इसका क्या मतलब आपका? आप हमारे वोट को, जिंदगी भर हमारे वोट को लीजिएगा और हमारी बात नहीं कीजिएगा, सीमांचल की बात नहीं करिएगा, दलितों की बात नहीं कीजिएगा, ये कहाँ का इंसाफ है? अरे तो इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं घोषित गठबंधन से बाहर आ जाइए। देखिए, आप इतने अच्छे शायर थे और देखिए, शायर अच्छे नेता नहीं, अच्छे शायर हैं वो, ठीक है, अच्छे शायर हो सकते हैं, लेकिन मैं ये नेता भी तो है अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं ये बता दूं
अच्छे शायर हो सकते हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद की जगह को भर नहीं सकता वो आदमी गुलाम नबी आजाद की जगह को नहीं भर सकता। रोना आप लोगों नहीं का भाई, शुरू हो आपने देखा होगा उसके चलते एक महागठबंधन कांग्रेस की हालत ऐसी क्यों है। आपने अच्छे लोगों को खो दिया, एक शायर को ले लिया। शायर अच्छे हो जाने का मतलब ये नहीं कि आप बड़े लीडर बन गए। अब कल तो हमारे यहाँ भी चाय पीते थे आके, आप आज आपको कुर्सी आ मिल गए गई वही है। मुशायरा पे कि हमारे लिए पढ़ते थे और इसी के लिए पढ़ते थे, वही धीरे धीरे उसी लाइन में आ जाएंगे। निश्चित रूप से हमें मालूम था यही आपके दिल में चल रहा निश्चित होगा। रूप से आप जब कल जो काम कीजिएगा, कल या पिछले दिनों, उसकी बात आएगी। आप ने यहाँ पर सिर्फ एक सीट जीता था बिहार में, पार्लियामेंट में, पिछले दफा मौलाना असारुल हक साहब। तभी आया था तलाक बिल, 3 तलाक का बिल तभी आया था। वो आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। अफसोस की बात है कि वो उनका रूह तड़पते रह गया, लेकिन 370 तलाक के मुद्दे पर, तलाक बिल पर बोल नहीं पाए, बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। उनका वीडियो आज भी ट्रोल हो रहा है। हमेशा आप लोग ये इंटरनेशनल राष्ट्रीय लेवल की लड़ाई लड़ेंगे या अपने विधानसभा में भी लड़ेंगे? आरजेडी कितने मजबूती के साथ आपके विधानसभा ठाकुरगंज में काम कर रही है, पूर्व विधायक हैं, दो पूर्व विधायक लगे हुए हैं। मैं ये बता दूं आपको, अगर पूरे बिहार में अब तक के सबसे नाकारा विधायक, अगर किसी को नाप तौल किया जाएगा, मापदंड किया देने की बारी आएगी, तो सबसे नाकारा विधायक ठाकुरगंज विधायक राजद के हैं। ये बहुत सऊद आलम। जी हाँ, ये बहुत टाइम नहीं है, समय आ गया है। आपको समझ में आएगा कि क्या स्थिति होने वाली है। 2020 में आप तीसरे नंबर पे थे। देखिए 2000, आप थोड़ा आंकड़ों पे बात करिए। मैं ये आपको बता दूं कि ये सत्य है। दूसरे नंबर पे भी निर्दलीय अग्रवाल जी थे। नहीं, ये सत्य है, ये 100% सत्य है। पूरे सीमांचल में ठाकुरगंज विधानसभा पूर्व दिनों में एमआईएम के लिए कमजोर रहा, पूर्व दिनों में। और आप आते ही फूक छोड़ दिए। जी नहीं, अब हम लोग आके निश्चित रूप से पिछले विधानसभा में हमें 50,000 52,000 वोट मिला है। हम लोग ने मेहनत करके उसको ऊपर लाया है, और आप इसका रिजल्ट देखिएगा। इलेक्शन आएगा ये अभी विधानसभा का, इसको हम 1 लाख तक पहुंचाएंगे। हमारी पार्टी 1 लाख वोट लाएगी, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जीतने के कगार पे पहुंच जाएंगे कि सिर्फ हराने के कगार पे होंगे हमारी आरजेडी को? हमारी पार्टी, हम आपको ये यकीन दहानी करते हैं, दिलाते हैं कि हमारी पार्टी इस बार 1 लाख वोट इस विधानसभा में। ठाकुरगंज में बिना लड़े आप मदद कर सकते हैं आरजेडी की। देखिए, जैसे बोला गया मनोज झा के द्वारा, जो बोला गया। अब क्यों मुझे क्यों रोका जाएगा? ये एमआईएम को क्यों रोकने की बात कर रही है? हमारा हक नहीं है? संविधान हमको इजाजत नहीं देता हमारी पार्टी खड़ा करने का? आप ऐसा क्यों बोलते हैं? हम तो कहते हैं कि हमको एक हिस्सेदारी दीजिए। आप हमें अछूता समझते हैं, हमारी पार्टी को अछूता समझते हैं। जब जरूरत पड़ता है तो करना, हैदराबाद में कुर्सी सीधा करते हैं। ये दोहरी नीति कहाँ की आपकी? आपने देखा होगा अकबरुद्दीन अवैसी साहब का कुर्सी सीधा करते हुए मुख्यमंत्री को, वहां मलाई खा रहा है हमारे साथ। यहाँ आपको तकलीफ हो रही है हमको गठबंधन में लेने के लिए। यहाँ के मुसलमान अछूता हैं, वोट का अछूता नहीं है। अरे वहाँ किंग मेकर में आते हैं, उनकी भूमिका वही तरह बनाई गई है ना। अब देख लीजिएगा, एमआईएम के बगैर सरकार नहीं बनेगी। एमआईएम के बगैर किसी की सरकार बनने नहीं जा रही है। इतना तो मुकेश सहनी जो है दावा नहीं करते जितना आप मुकेश सहनी का क्या है भाई? क्या सीट जीता था मुकेश सहनी? क्या एमएलए है आज? अपनी पार्टी में कोई उसकी वजूद है? हमारी पार्टी 2010 में आई है, और आने के बाद 5 सीट जीतती है। इतनी स्पीड में कोई पार्टी तरक्की नहीं करता है। चलिए थोड़ा आपके विधानसभा पे बात कर लेते हैं। बात करते हैं कि अभी चुनावी माहौल में आप जा रहे होंगे, क्या क्या वादा कर रहे हैं वैसे? देखिए, हम लोग जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। मैं बता दूं कि मैं 2001 से ही पॉलिटिक्स में हूं। हमारी जो मेहनत रही है पूर्व दिनों में, उसका आज फसल काटने का समय आया है मेरे लिए। मैंने एक छोटा पद रख के 2001 से चला था, उस दिन से आज तक मेहनत किया है। चला था जानबे मंजिल, मगर लोग आते गए और बनता गया। आज मुझे मेरे पार्टी के साथ साथ मेरी अपनी छवि का भी फल काटने का समय आया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
एमआईएम मुझे लड़ाएगी और इंशाअल्लाह हमारी पार्टी को, अगर ना मिला टिकट तो मैं आपको ये बता दूं, हर पार्टी का एक उसूल होता है, उसके सदर होते हैं। पार्टी ना मिला तो मैं ये सीधे बता- सीधे आइए ना। मैं ये बता दूं, पार्टी का सदर मुझे ये हुक्म करेगा कि अभी कुछ दिनों तक आपको पार्टी की जूती सीधा करना होगा, मैं उसके लिए तैयार हूं। पहले पार्टी तब टिकट, ठीक है? जूता सही करेंगे तो इससे अच्छा आरजेडी में है नहीं गरीबी नहीं नहीं नहीं, निश्चित रूप मैं अपने बारे में बोलता हूँ, मेरा बोल रहा हूँ। मुझे अगर पार्टी समझा कि आप, जैसे आप लोग कहते हैं वहां दरी बिछाया जाता है, नहीं, टेंट लगाया जाता मैं है, ये तो इससे अच्छा यही है कि वहां दरी बिछाई या जूता आप नहीं, मैं आपको ये कह दूं हाँ कि पार्टी का एक हुक्म होगा, हर अच्छा, पार्टी पार्टी का जो हुक्म होगा वही करेंगे। पार्टी का एक हुक्म होगा। कई दावेदार हैं, मुझे हुक्म होगा कि आपको इलेक्शन लड़ना होगा। इस जिला में मुझसे ज्यादा मजबूती से इलेक्शन कोई नहीं लड़ेगा। एक तरह से आप पार्टी धमका भी रहे हैं, पार्टी की धमका रहे हैं आप। नहीं, धमका नहीं रहे। पार्टी का हुक्म होगा कि आपको इलेक्शन लड़ना होगा। मैं समझता हूं कोई पार्टी मुझसे मजबूत से इलेक्शन नहीं लड़ेगा, लेकिन हर पार्टी का सदर होता है। सदर कहेगा अभी तुम्हें वक्त है, पार्टी का जूती सीधा करो, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। पार्टी का जो हुक्म आएगा सर आंखों पर होगा। ठीक है, तो हमारे साथ जो मौजूद हैं, ये चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये ठाकुरगंज विधानसभा, ये किशनगंज लोकसभा में आता है, जो जनता के बीच में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। खैर, सवाल यह है कि सीमांचल की बदहाली पर आखिर इतने दिन पार्टियां क्या कर रही थी? आप कमेंट्स बॉक्स में यही बता देना कि क्या कर रही थी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।